सबसे बड़ी खबर आज की हम आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो ये है, अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सुलझने के लिए निकले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की मुहिम को बड़ा झटका लगा है। न तो वीएचपी का साथ मिला है और न ही किसी के साथ बातचीत कारगर साबित हुई। रामलला के दर्शन के बाद महंत गोपाल दास से लंबी मुलाकात कर श्री श्री रविशंकर ने आखिरकार हथियार डाल दिए हैं। पत्रकारों के सामने उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फॉर्मूला निकालना आसान नहीं है और उन्होंने ये भी माना कि उनकी पहली कोशिश कामयाब न हो पाई। हाँ, ये जरूर मान रहे हैं कि राम मंदिर विवाद को सुलझाने के लिए अगर 100 बार कोशिश करनी पड़े तो वो इसके लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि आखिरकार श्री श्री रविशंकर की मुहिम को झटका क्यों लगा है। किसी भी पक्षधार से बातचीत उनकी क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने किसी को विश्वास में लिया ही नहीं है। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति में कहीं कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं है। रामलला विराजमान की तरफ से इस कोशिश को बेमतलब करार दिया गया है। अयोध्या मामले के प्रमुख पक्षधार इकबाल अंसारी ने इस पर सवाल उठा दिए। वीएचपी ने भी श्री श्री रविशंकर की मुहिम का साथ नहीं दिया और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने भी श्री श्री रविशंकर की इस कोशिश का विरोध किया है। इसके बावजूद श्री श्री रविशंकर को लगता है कि राम मंदिर का रास्ता वो निकाल सकते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम कोशिशें किस तरीके से असफल रही हैं और श्री श्री रविशंकर का मानना है कि कोशिश अभी भी की जा सकती है और बातें आगे बढ़ सकती हैं। जो भी न्यायालय में होगा वो सबके सम्मत है, मगर आगे चल के 50 साल बाद 100 साल बाद कोई एक समुदाय ये सोच सकता है हमारे साथ अन्याय हुआ है, फिर ये मुद्दा फिर उठ सकता है और यदि हमेशा के लिए इसको समाप्त करना हो तो एक ही रास्ता है, वो दोनों समुदाय के सौहार्द से, दोनों समुदाय के सहकार से, सहयोग से भव्य मंदिर बने। और आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार वीएचपी ने श्री श्री रविशंकर की इस पूरी मुहिम पर क्यों अपनी सहमति नहीं रखी। उनकी पहल का विरोध कहां से किया वीएचपी ने। श्री श्री रविशंकर को इस पहल का सबसे बड़ा विरोध विश्व हिंदू परिषद से मिला है। ये बात अलग है कि वीएचपी सीधे तौर पर राम जन्मभूमि के विवाद में पक्षधर नहीं है और न ही आधिकारिक तौर पर राम मंदिर निर्माण पर किसी तरह का उसका दावा है। फिर भी संघ परिवार का मुखर हिस्सा होने की वजह से वीएचपी को इस विवाद में अपना वजूद मिल गया है। श्री श्री रविशंकर की पहल से वीएचपी ने दूरी बनाई। खबरों के मुताबिक श्री श्री रविशंकर चाहते थे कि अयोध्या में मंदिर और मस्जिद दोनों बने, लेकिन यह बात वीएचपी को मंजूर नहीं थी। वीएचपी का कहना है कि जब हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और वो पक्ष में है तो फिर किसी और पहल की कोई मतलब या जरूरत नहीं है। कहा जा सकता है कि श्री श्री रविशंकर ने इस बारे में वीएचपी के नेताओं से पहले कोई बातचीत की ही नहीं थी। वीएचपी की दलील है कि अब मध्यस्थता का वक्त निकल चुका है, कोर्ट के सामने यह मामला है, इसलिए बहुत इस पर कोशिश नहीं करनी चाहिए। श्री श्री रविशंकर का राम मंदिर आंदोलन से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए उन्हें इस विवाद में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। 2010 में जो उच्च न्यायालय का फैसला है उसने भी स्वीकार किया, तीनों जजों ने स्वीकार किया कि वह भूमि जो है रामलला की है। अब इसमें अगर किसी भी प्रकार की मध्यस्थता होती है तो इसका हम समझते हैं कोई स्थान नहीं रह जाता है, क्योंकि जब सिद्ध हो चुका है तो वो हिंदुओं को मिलना चाहिए। और हिंदू समाज जो है लगातार उस पर संघर्ष करता रहा है, लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी, प्राणों को जो है न्यौछावर कर दिया। अब वहाँ पर किसी बात का जो है उसका औचित्य ही नहीं है। तो ये आपने देखी वीएचपी की आपत्तियां। अब श्री श्री रविशंकर के सामने एक और पेच बचा और वो था मुस्लिम पक्षकारों की तरफ अपनी बात को आगे रखना, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों ने भी उनकी पूरी पहल को खारिज कर दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने श्री श्री रविशंकर से बात ही नहीं की क्योंकि वो शिया वक्फ बोर्ड से बात कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने श्री श्री रविशंकर की पहल को बेकार बताया। खास बात यह है कि इस मामले में मुख्य मुद्दई इकबाल अंसारी ने भी साफ कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि श्री श्री रविशंकर के पास कोई फॉर्मूला है। ऐसे में श्री श्री रविशंकर की पहल को एक बड़ा झटका सुन्नी मुसलमानों के पक्ष से लगा और ये उनकी पूरी कोशिश को धता बता गया। ये मसला हल होने वाला नहीं है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है
और सुप्रीम कोर्ट में अगले 5 तारीख को तारीख पड़नी है, मुकदमा की सुनवाई होनी है। जो कुछ फैसला होना है जो है 5 तारीख के बाद में जो है उसकी तारीख 5 तारीख को पड़ी है। और अगर वो मिलते हैं हम लोगों से, कोई बात करते हैं, अगर सुलह में कोई बात करते हैं तो अगर कोई उनके पास जादू की छड़ी है तो हम लोगों को दिखावें। हम तो उनको नहीं मानते, कितना बड़ा मसला वो सुलझा लेंगे। हमने तो पहले ही कहा था कि भाई वार्ता से मसले का हल नहीं हो सकता। पर्सनल लॉ बोर्ड तो ये तजवीज़ 2002 में 3 में पास कर चुका है। तो ये तो जो लोग कह रहे थे कि वार्ता से मसले का हल निकल आएगा, ज़्यादातर बीजेपी के लोग कह रहे थे। तो ये उनसे पूछिए कि वार्ता का क्या हुआ। रबा, ये एक और आपत्ति आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो कि श्री रविशंकर की कोशिश को संत समाज से मिली। हालांकि श्री रविशंकर ने राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नित्य गोपाल दास से मुलाकात की, लेकिन राम जन्मभूमि न्यास के दूसरे सदस्य रामविलास वेदांती ने श्री रविशंकर की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। वेदांती ने कहा कि श्री रविशंकर का अयोध्या विवाद से कुछ लेना देना ही नहीं है और अब दरअसल वो इस पूरे मामले में आकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में संतों ने श्री रविशंकर के साथ अपने मतभेद को उजागर किया। अयोध्या में मंदिर के सिवाय किसी और फॉर्मूले पर वो तैयार नहीं है और राम जन्मभूमि न्यास के संतों ने भी अपना विरोधाभास खुलकर सामने रखा। रामविलास वेदांती ने भी श्री रविशंकर की इस पूरी मुहिम पर सवाल खड़े करते हुए ये कहने की कोशिश की कि श्री रविशंकर सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। अपना अधिकार जताने के लिए कि मैं मंदिर का निर्माण करूंगा, तो लड़ाई हम लोग लड़े, खून पसीना हम लोग बहाए। 25 बार जेल मैं गया, 35 बार मैं नज़रबंद किया गया, कहाँ कहाँ नहीं टहले घूमे, लाठी गोली सहे, खून बहाए। अयोध्या के संतों ने महंतों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया और श्रेय लेने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए, ये संभव नहीं है। तो हर जगह से विरोध, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी विरोध। श्री रविशंकर योगी आदित्यनाथ से मंदिर मस्जिद के फॉर्मूले पर मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जब बाहर निकले तो उनका चेहरा उतरा हुआ था और योगी नाराज हों तो क्या राम मंदिर की कोई भी कोशिश सफल हो सकती है? आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही तो हैं। सर, रविशंकर जी ने आपसे मुलाकात की, आपको लगता है कि इस बातचीत के जरिए कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि वो कुछ पक्षकारों से बात कर रहे हैं, तमाम पक्षकार उनको स्वीकार तक नहीं कर रहे हैं। अयोध्या के महंतों तक ने उनको मना कर दिया कि वो इस मध्यस्थता को लेकर बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं है। देखिए, श्री रविशंकर जी यहाँ पर आए थे, उनकी मुलाकात एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी। चूँकि हम पहले से परिचित हैं, इसलिए लखनऊ में उनका आगमन और उसके बाद यहाँ मिलने का कार्यक्रम मांगा गया था, उसी आधार पर उनका मिलने के लिए आना हुआ। जहाँ तक राम जन्मभूमि मामले से संबंधित, विवाद से संबंधित किसी मुद्दे पर चर्चा करने की है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और माननीय उच्चतम न्यायालय 5 दिसंबर से इसमें सुनवाई करने जा रहा है। इस पर अब बातचीत के औचित्य को हर व्यक्ति स्वयं समझ सकता है। फिर भी अगर कोई पहल कर रहा है तो मुझे लगता है कि संवाद किसी भी संघर्ष का समाधान हो सकता है, बशर्ते उससे सौहार्द की स्थापना हो जाए। लेकिन आज के समय में जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा हो और 5 दिसंबर से सुनवाई हो रही हो, तो स्वाभाविक रूप से ढेर सारे प्रश्न खड़े होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो सवाल खड़े कर ही दिए। इस बीच वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद की साख पर भी एक बड़ा बट्टा लगा है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर घर घर तक पहुंचने की कोशिश में वीएचपी ने हर व्यक्ति से ₹1.25 का दान लिया था। 1-1 रुपए जुटाकर इस अनुदान को तैयार किया गया, जिसकी राशि तकरीबन 1400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऐसे में निर्मोही अखाड़ा ने सीधे वीएचपी पर 1400 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा है। निर्मोही अखाड़ा दरअसल इस लड़ाई में वीएचपी पर गंभीर आरोप लगा रहा है और मांग कर रहा है कि इस पूरे पैसे की हेरफेर हुई है। राम के नाम पर पैसे लिए गए, लेकिन उस पैसे का उपयोग राम के लिए नहीं बल्कि वीएचपी ने खुद
अपने लिए किया। और ये आरोप हालांकि वीएचपी इसे खारिज कर रही है, लेकिन वीएचपी के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर रही है। अयोध्या की गलियों में मंदिर मंदिर बात चली, लेकिन उम्मीदों के सफर पर निकले कारवां के कदम शुरुआत में ही अटकने लगे। श्री श्री रविशंकर सबको साथ लेकर चलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बयानों के संग्राम में साथ पर बात बनती दिख नहीं रही। इस कोशिश को डिरेल करने के लिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होते भी देर नहीं लगी। निर्मोही अखाड़े के सदस्य सीताराम ने तो वीएचपी पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप तक लगा दिया, तो वीएचपी की ओर से भी पलटवार में देर नहीं हुई। हम कह रहे हैं 1400 करोड़ रुपए इकट्ठा करके इन्होंने रखा है, खा गए हैं और उसी से खा गए, उसी पैसे को खर्च करके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये जो पैसा था वो विश्व हिंदू परिषद के नाम से कभी नहीं लिया गया। ये श्री राम जन्मभूमि न्यास का पैसा था। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने किया था इस काम को, और न्यास का अयोध्या में ही दफ्तर है। और मैं तो नेतृत्व बदाल जी महाराज हमारे उसके अध्यक्ष हैं, कोई भी जाकर के उनसे पूछ सकता है, एप्लीकेशन लगाए, डाटा ले ले, डिटेल ले ले। सुलह की कोशिशों के बीच ये पहला वार पलटवार नहीं, शिया वक्फ बोर्ड की पहल का भी समुदाय के अंदर से ही विरोध शुरू हो गया। अच्छी पहल है और जो कोशिश वो कर रहे हैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और उनका जैसा इंसान अगर ऐसी कोशिश कर रहा है तो उनकी बात को सुनना चाहिए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का नज़रिया बिल्कुल साफ है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बाबरी मस्जिद के मसले के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। पल पल खुलते विवाद के पिटारे के बीच श्री श्री रविशंकर ने राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों ने करीब 15 मिनट तक चर्चा की। मेल मुलाकातों के बीच सुलह का मार्ग अभी बेशक नजर न आ रहा हो, लेकिन श्री श्री का भरोसा बना हुआ है। कठिन है काम, बस सब मिल के एक संदेश देश भर में जा सकता है यदि दोनों समुदाय पास आए, दोनों समुदाय के सहमति से भव्य राम मंदिर बने। श्री श्री ये कह रहे हैं कि मसला इतना बड़ा है कि वो इसकी सुलह की कोशिशें जारी रखेंगे। 100 बार की नाकामी से भी उनका हौसला नहीं टूटेगा। हालांकि दोनों पक्षकारों की तरफ से एक बड़ा तबका ये मानता है कि इस मसले का हल अदालती फैसले से पहले हो पाना मुमकिन नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब आपको ये खबर दिखाते हैं जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि स्वस्थ भारत के लिए बहुत आवश्यक है। केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया की तरफ एक कारगर कदम बढ़ा रही है। अब आधार कार्ड आपकी प्रॉपर्टी के साथ जोड़ा जाएगा। इसके आधार पर एक डिजिटल एड्रेस तैयार किया जाएगा और इस बाबत सरकार आपकी तमाम एसेट्स, तमाम आपकी प्रॉपर्टी को एक साथ जोड़ सकेगी और उसके साथ साथ आपके पूरे एक डिजिटल परियोजना को तैयार किया जाएगा। सरकार इसे बहुत महत्व दे रही है और इसके जरिए आप तक और आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश सरकार की पूरी होगी। अब 6 डिजिट का नंबर आपका नया पता होगा। ई लोकेशन के जरिए आपके पते को डिजिटल पहचान दी जाएगी। जल्द ही सरकार आपके घर का डिजिटल एड्रेस तैयार करेगी और इस डिजिटल एड्रेस के जरिए किसी के लिए भी आपका घर या कोई भी एड्रेस लोकेट करना बहुत आसान हो जाएगा। डिजिटल एड्रेस प्लान के अनुसार सरकार हर व्यक्ति के पोस्टल एड्रेस के विकल्प के तौर पर 6 डिजिट का कोड अलॉट करेगी। इस कोड का नाम ई लॉक होगा। डिजिटल एड्रेस वाले पायलट प्रोजेक्ट को पोस्टल डिपार्टमेंट ने अभी केवल 2 शहरों दिल्ली और नोएडा के लिए कोड उपलब्ध करवाया है। इस ई लॉक की असली ताकत यह है कि जब कोई व्यक्ति, कारोबारी या अधिकारी ई लॉक एंटर करके सर्च करेगा तो उसे उस जगह की सटीक मैप लोकेशन मिल जाएगी। पोस्टल एड्रेस डिजिटल होने पर पता लग सकेगा कि प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। उसका टैक्स रिकॉर्ड भी देखा जा सकेगा और ये भी मालूम चल जाएगा कि उस प्रॉपर्टी पर बिजली, पानी और गैस कनेक्शन है या नहीं है। डिजिटल एड्रेस के जरिए दूर दराज के एड्रेस को भी पहचानने में आसानी होगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश में करीब 2 करोड़ से ज्यादा ई लोकेशन तय किए जाएंगे, जिसमें व्यावसायिक और सरकारी संस्थान भी शामिल होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं एक बड़ी बढ़त की जो कि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं अब फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के साथ जुड़ रही हैं। मुंबई के फायर ब्रिगेड में पहली बार 97 फायर विमेन को भर्ती किया गया है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद
इन महिलाओं को इस टीम में शामिल करने के साथ साथ उन्हें फील्ड में जाने का मौका मिलेगा और इसके साथ साथ एक नई पहल शुरू हो रही है और ये अपने आप में बताती है कि आधुनिक भारत कहां और कैसे तरक्की कर रहा है। यह हालात जिंदगी को खतरे में डालने वाले हैं, लेकिन ये अग्नि शक्ति ऐसे खतरों से दो दो हाथ करती है और अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरे लोगों को मौत के मुंह से निकालकर ही दम लेती है। ये उन महिला फायर फाइटर्स की शौर्य की बानगी है जो मुंबई फायर ब्रिगेड के इतिहास में एक नया अध्याय लिख रही है। मुंबई जैसे महानगर में इमारतों में आग लगने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं और तब फायर ब्रिगेड की चुनौती और बढ़ जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फायर ब्रिगेड के इतिहास में पहली बार एक साथ 97 महिलाओं की भर्ती की गई है। इससे पहले मुंबई फायर ब्रिगेड में महिलाओं की संख्या सिर्फ 18 थी, लेकिन अब ये संख्या 115 हो जाएगी। फायर विमेन की ये नई टीम करीब 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अब पूरी तरह तैयार है। हाई राइज बिल्डिंग में आग कहाँ लगती है कहाँ नहीं, वैसे आग से किसी की प्रॉपर्टी बचाना, उसके पहले हमें किसी की मतलब जान बचाना, वो हमारा पहला काम है। बिल्डिंग गिरने पर उसमें फंसे लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, इसी की ड्रिल हो रही है। जाहिर है चुनौती जितनी बड़ी होती है उसकी तैयारी भी उतनी ही कड़ी और उनका शौर्य भी उतना ही बड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं, रक्षा से लेकर राजनीति तक या फिर खेल के मैदान में या यूं कहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर। जल्द ही सेना की मिलिट्री पुलिस में भी महिलाओं की भर्ती होने वाली है। इस योजना के तहत मिलिट्री पुलिस में तकरीबन 800 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। देश में पहली बार 3 महिलाएं वायुसेना के लड़ाकू विमानों की पायलट बन रही हैं। निर्मला सीतारमण देश की पहली रक्षा मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल चुकी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बढ़ते हिंदुस्तान के साथ महिला शक्ति भी एक नया आयाम हासिल कर रही है। गुजरात का चुनाव ऐसा लगता है कि पूरे देश में सुर्खियां बटोरे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को अभी तक जारी क्यों नहीं कर पा रही। दरअसल यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदान के लिए 3 हफ्ते का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी को उम्मीदवारों के लिस्ट जारी होने से खतरा महसूस हो रहा है। हर किसी को इस बात का डर सता रहा है कि अगर मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया तो बागियों की संख्या बड़ी हो सकती है और ये डर भारतीय जनता पार्टी के पास काफी ज्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद के साथ ऐसा मान रही है कि बहुत सारे सिटिंग एमएलए के टिकट काटने वाली है। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि बागी उम्मीदवारों का स्वागत, जो भारतीय जनता पार्टी के बागी होंगे उनका स्वागत कांग्रेस करने को तैयार है। तो ऐसे में लगता है कि गुजरात के चुनाव में टकटकी एक अलग अंदाज में ही है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रचार की कमान भी संभाल ली है। डोर टू डोर कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन गुजरात की सड़कों को अब भी उम्मीदवारों का इंतजार है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अब तक विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसी को लेकर बुधवार को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। अभी उसकी सूची जारी नहीं हो रही है, लेकिन अधिकतर सीटों पर गुजरात के चुनाव के संदर्भ में चर्चा हो चुकी है। उधर कांग्रेस भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने को लेकर असमंजस में दिख रही है। बुधवार को उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा को लेकर बैठक होनी थी, जो शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई। हालांकि इस बीच कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर सियासी हमले जारी हैं। जो आपने यहाँ पे उपलब्धियां करी हैं उस पर एक श्वेत पत्र जारी करें, एक व्हाइट पेपर दें और कहें हमने किसानों को ये दिया, उद्योग को ये दिया, मध्यम वर्ग को ये दिया, इतनी नौकरी हमने पैदा करी। बताया तो ये भी जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की लिस्ट का इंतजार कर रही हैं और उसके बाद ही अपने पत्ते खोलेंगी। गुजरात के रण को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट को कांग्रेस देखना चाहती है, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है, क्योंकि गुजरात जो जीतेगा उसकी ठसक दिल्ली में दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
एक दूसरे की लिस्ट का इंतजार बीजेपी और कांग्रेस इसलिए भी ज्यादा करते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गुजरात में उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी है और ऐसे में प्रत्याशी भी बहुत हैं जो इस तरह से अपने आप को सामने रखना चाहते हैं। बागी बहुत होने वाले हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या का सबब बनने वाले हैं। कांग्रेस के पास ये स्थिति नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि सभी सिटिंग विधायकों को उनका टिकट जरूर मिलेगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास, चूंकि वो सत्ता में रह चुके हैं पिछले 22 साल से, इसलिए जाहिर सी बात है यहां पर स्थिति गंभीर बनती दिखाई दे रही है और कांग्रेस के लिए यह फायदे की बात है। और अब बात करते हैं कैसे गुजरात विधानसभा के जो चुनाव है वो नजदीक आ रहे हैं तो तरह तरह के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। भावनगर में पानी के बदले वोट की बात सामने आई है तो सूरत में मुस्लिम समुदाय ने पोस्टर लगाकर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। उनकी मांग है कि अगर किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया तो फिर वो वोट नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि गुजरात की राजनीति में अचानक भले ही मुस्लिम समुदाय करीब 10% आबादी के तौर पर हो, लेकिन उनकी कोई आवाज रह ही नहीं गई है। सूरत में पोस्टर पॉलिटिक्स, टिकट नहीं तो वोट नहीं। ये है गुजरात के सूरत का नानपुरा इलाका। यहाँ की गलियों चौराहों पर आपको ये बैनर पोस्टर लगे दिखाई देंगे। पोस्टर में लिखा गया है कि टिकट नहीं तो वोट नहीं। दरअसल इस इलाके में मुस्लिम समुदाय के वोटर्स काफी तादाद में हैं, लिहाजा इस तरह की पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू की गई है। पोस्टर किसने लगाए ये तो पता नहीं चल सका है, लेकिन माना जा रहा है कि सारी कवायद कांग्रेस आलाकमान पर दबाव डालने के लिए है। वो दोनों दिन में मीटिंग में जो भी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता लीडर्स थे, उनकी एक डिमांड थी कि सूरत के मुस्लिम, गुजरात के मुस्लिम समाज वो हमेशा कांग्रेस के तरफ रहे। और 2012 का भी आप चुनाव देख लो, उसका एनालिसिस करो तो सबसे कम वोटों से मुस्लिम उम्मीदवार कदीर भाई पिरजादा आ रहे थे सूरत पूर्व विधानसभा से। तो स्वाभाविक है कि मुस्लिम समाज का भी हक बनता है, अधिकार बनता है कि वो अपने समाज के लिए टिकट मांगे। सूरत पूर्व और लिम्बायत विधानसभा सीटों पर दावेदारी को लेकर अल्पसंख्यकों ने आवाज उठाई है, लेकिन राज्य में 22 सालों से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस इस बार फूंक फूंक कर सियासी चाल चल रही है। प्रशासन की नजर पड़ते ही वोटिंग न करने की अपील वाले बैनर पोस्टर उतार दिए गए हैं। चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में वोटिंग के खिलाफ इस तरह के अभियानों पर नकेल कसी जाए। सूरत से श्वेता सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।